इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट, जो कि बीएससी का पार्ट थर्ड का ये टॉपिक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको जानने से पहले तो हम ये जान लें कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है या हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ मास m बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। कह रहा है कि 1 किलोग्राम बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, तो इसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 केल्विन इंक्रीज करना है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है उसे हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो इट इज़ द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 केल्विन। कह रहा है कि 1 किलोग्राम, देखो यहाँ पर m मास की बॉडी थी और उसका टेम्परेचर 1 किलोग्राम रेज करना था, तो हीट कैपेसिटी उसको बोल रहे थे, रिक्वायर्ड हीट को। यहाँ पर लेकिन m मास नहीं है, यहाँ कोई स्पेसिफिक मास नहीं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मास नहीं था, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक मास है, यहाँ एक स्पेसिफिक मास है, ये है स्पेसिफिक मास। तो कह रहा है 1 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो या 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, तो जो रिक्वायर्ड हीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। याद रखना, इसकी यूनिट जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है और हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर कितना होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, जूल पर किलोग्राम होता है। स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या होता है? q अपॉन m डेल्टा t होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसकी यूनिट बन जाएगी जूल अपॉन किलोग्राम और केल्विन। इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम पहले से ही है, किलोग्राम पहले से ही है। और फिर आप क्या करने वाले हो? फिर आप करने वाले हो जूल अपॉन किलोग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यूनिट भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, एज यू बेस, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अब हम चल रहे हैं उस टॉपिक पर जो हमारा लेक्चर का है, और वो क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि अगर कोई मोलर, देखो द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल की मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, और चाहे एंड ऑल्सो एट क्वाइट काफ़ी हाई टेम्परेचर पर। किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन की अगर हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, चाहे वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, तो डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3R। उसकी वैल्यू 3R से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द ड्यूलॉन्ग पेटिट वैल्यू। यही है ड्यूलॉन्ग पेटिट वैल्यू के अकॉर्डिंग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर चाहे आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें किसी मेटल का, और चाहे आप उसका हाई टेम्परेचर पर कैलकुलेट करें। तो दिस स्पेसिफिक हीट इज एट्रीब्यूट, और इस स्पेसिफिक हीट के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, एट्रीब्यूट मतलब उसके पीछे का जो कारण है, वो है वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। मेटालिक क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम का वाइब्रेशन है, इसके पीछे का कारण। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक अपने पास मेटल है, दिस इज द मेटल, मान लो कि अपने पास एक मेटल है, ये स्पेसिमेन ऑफ मेटल है। क्या है ये? स्पेसिमेन ऑफ मेटल है। इस मेटल के अंदर एटम होगा, एटम के पास न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस लैटिस के अंदर मूवमेंट में भी होते होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट होगा तो वो दो कारण से होगा। एक तो स्पेसिफिक हीट ड्यू टू द लैटिस होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि
स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैटिस कंट्रीब्यूशन की वजह से होगा। लैटिस कंट्रीब्यूशन की वजह से स्पेसिफिक हीट होगा यहाँ पर एक, और वो क्यों होगा? ड्यू टू द आउटर सोर्स हीट। जब आप उसको बाहर से हीट देकर गर्म करोगे तो एक तो इसके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन की वजह से हो जाएगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट, वो क्यों होगा? तो होगा स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा। वो क्यों होगा? ड्यू टू द वाइब्रेशन और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन या के मोशन या वाइब्रेशंस की वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा। तो दो तरीके की स्पेसिफिक हीट होती है किसी मेटल के अंदर। तो टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल क्या बनेगा, या टोटल स्पेसिफिक हीट क्या बनेगा? तो टोटल स्पेसिफिक हीट क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन, यही हमारा बन जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को हम किससे लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को CVE से लिख रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन को हम CL से लिख रहे हैं। तो CV ये होता है, और ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से ये हमने 3R कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया? 3R कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में हमारा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, हमको यही कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि CVE क्या होता है। टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल या हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन। तो ये सब तो हमको मालूम है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करने में दो थ्योरी यूज करेंगे। एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे या क्लासिकल फिजिक्स यूज करेंगे, मैकेनिक्स नहीं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज करेंगे, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरम आता है, ये सारी चीज़ें। और एक हम लोग यूज करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स से देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बोला गया कि ऑल वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन इन द मेटल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी। क्या होता है कि हम ये देखे थे कि क्लासिकल यहाँ पर यही याद रखना है, क्लासिकल में क्या देखे थे? क्लासिकल में हम ये देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उस वॉल्यूम के अंदर वो सब के सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो कि यही मिसकॉन्सेप्शन है। इसी वजह से ये थ्योरी आगे चलकर गलत होगी, इसी की वजह से कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है वी वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी हम क्यों कहें कि नहीं होता है? अभी तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि जब आप इसको बाहर से कहीं से भी हीट देते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इनर मोस्ट ऑर्बिट का हो, न्यूक्लियस के इनर मोस्ट ऑर्बिट का हो, चाहे वो आउटर का हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर लेते हैं? एक्सेस कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अंदर बाहर हर एक जगह के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, टू द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अब होगा क्या? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उन सब के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 3/2 kT होगी, 3/2 kT होगी। और ये 3/2 kT आता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये माने कि हर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन में, तो उसके पास जो एनर्जी होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ½ kBT होगा। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन 1D 2D 3D यानी कि 3D में चल सकता है हर एक इलेक्ट्रॉन, तो अब उसके पास हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 3D स्पेस में वो 3/2 kBT होगा। और यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ये क्या है? एवरेज एनर्जी पर यूनिट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 किलो मोल के लिए, 1 किलो मोल के मटेरियल के लिए अगर हम देखें कि आवोगाड्रो नंबर Na है, कितना है? आवोगाड्रो नंबर Na है,
तो Na एटम है, या हम ऐसे कह दें 1 किलो मोल में Na एटम है, कितना है, Na एटम है, तो Na फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि हमने तो शुरुआत में ये मानकर चला था कि हमारे पास जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा है, तो वही बाहर जा सकता है, तो वही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमने ये मानकर चला है कि मोनोवैलेंट हमारा जो सब्सटेंस है वो मोनोवैलेंट है, हर एक एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो 1 किलो मोल में हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो Na है तो ये Na ही लिया जाएगा। सो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर द 1 किलो मोल अगर कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं एवरेज जो हमने देखा कि 1 किलो मोल में कितना पार्टिकल है, Na है, तो एनर्जी फॉर द Na अवोगाद्रो नंबर है, एनर्जी फॉर Na अवोगाद्रो नंबर अगर हम देखें तो इसी वाले वैल्यू में Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी वाले वैल्यू में Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू में Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Na से जब मल्टीप्लाई कर दिया, और Na है क्या, अवोगाद्रो नंबर है, Na अवोगाद्रो नंबर है, ठीक है। तो हम ये देखें कि इसकी जो एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी का रेट अगर लें तो हम देखते हैं कि CV के इक्वल हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स के बराबर हो जाता है। तो CV इज इक्वल टू du/dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर है। अब यहाँ पर ये हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट, यही स्पेसिफिक हीट है। और हम इस CV और E और du/dt और d/dt लिख सकते हैं, U को नीचे उतार कर रख दिया, और U की वैल्यू ये है हमारी, U की वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, तो 3/2 kV Na, और यहाँ पर हम देखेंगे T का डिफरेंशिएशन हो गया तो 1 हो गया, kV बचा है और Na बचा है केवल। और ये भी हम जानते हैं कि kV और Na इज इक्वल टू R होता है, तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर R यूज कर लिए, हम क्या यूज कर लिए, R यूज कर लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, वो हमारा आ गया CVE 3/2R। अब हम इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाउ एवर द एब्जॉर्ब स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन एट अ रूम टेम्परेचर इज ओनली अबाउट 0.01% ऑफ 3/2R। हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से केवल 0.01% ही मैच कर पाई। तो अगर ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 0.01% ही मैच कर पाई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिस इज़ द फेल्योर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स है, जहाँ पर हमने अप्रोच ये लिया था क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ये अप्रोच जो लिया था ये इसका फेल हो गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू से 0.01% ही मैच कर पाई। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आता है। एंड द टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल शुड बी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस वैल्यू को अगर हम रखें तो CVE की वैल्यू 3/2R है, और CR की वैल्यू डुलोंग-पेटिट लॉ से 3R होगा, तो ये 9R/CV हो जाएगा, जो कि 3R से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टोटल वैल्यू 3R से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो डुलोंग-पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग 3R से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया है, जबकि ये वैल्यू 3R से ज़्यादा आ रही है ये वैल्यू, तो फिर ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो गई, गलत हो गई। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि केवल 3R नहीं है ये वैल्यू केवल 3R नहीं है, जैसा कि प्रयोगों द्वारा दिखाया गया है। कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इट मीन्स दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑर्डिनरी वैल्यू। भाई देखो प्रैक्टिकल वैल्यू का 0.01% आना क्या है, इतना नेग्लिजिबल है कि ये यही बात बता रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है उससे हो ही नहीं रहा है, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई कहाँ 100% होती है वैल्यू मैच और कहाँ 0.01% मैच हो रही है। तो यही बात तो इंडिकेट कर रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स, यही तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो यही हमने रिजल्ट लिख दिया कि यही बता रहा है, वो क्या बता रहा है
कि ये वैल्यू 3R ही नहीं है, बल्कि ये भी बता रहा है, या इसका मतलब ये हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन सामान्य तौर पर या उच्च ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या इससे हाई टेम्परेचर पर, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या इससे हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ, जो स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, वो हो ही नहीं रहा है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट यही है। फिर क्या होगा आप तो आगे देख लेते हैं। द फेल्योर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल टू कंट्रीब्यूट टू इट्स द स्पेसिफिक हीट फॉलो द डायरेक्टली फ्रॉम द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमें इस बात को दिखाना है, होता तो है, प्रैक्टिकली तो देखा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वो उसके थ्योरेटिकली इसको हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो फेल हो गया ये कि स्पेसिफिक हीट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इस बात का व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हुआ तो हमने डायरेक्टली क्या फॉलो किया, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो किया। क्या फॉलो किया? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो किया। किसके बीच में? एमंग द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर के बीच में हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो किया। अब अगर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आपने फॉलो किया है तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की जरा सा बात भी कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अब हम बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि देखो क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या कहा था, यही बात देखो कि हीट लेने के बाद इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट स्टेट में जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेते हैं। जितना भी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप देते हो तो वो सब ले लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं। बस क्वांटम मैकेनिक्स यही कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉलिड के अंदर नॉट एवरी इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं फ्रॉम सप्लाइड हीट। जब आप किसी मेटल को हीट सप्लाई करते हो तो फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक मेटल एटम का जो होता है वो एनर्जी को नहीं लेता है। तो कौन लेता है? केवल वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेते हैं जो फर्मी लेवल के बहुत पास होते हैं, केवल वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेते हैं। अंदर जितने भी ऑर्बिटल बिल्कुल फुलफिल्ड हैं और फर्मी एनर्जी लेवल से दूर हैं वो बिल्कुल सप्लाइड हीट को लेते ही नहीं हैं, याद रखना, बिल्कुल सप्लाइड हीट को लेते नहीं है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर जितने भी फुलफिल्ड होंगे वो सप्लाइड हीट के लिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होंगे, वो उस हीट से कोई अपना वास्ता रखेंगे ही नहीं। केवल कौन वास्ता रख रहा है? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फर्मी लेवल का इलेक्ट्रॉन, जो फर्मी एनर्जी के पास जो इलेक्ट्रॉन है केवल वही उस हीट को लेगा। यानी कि सारे वॉल्यूम वी के सभी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे अब वो नहीं करके, बल्कि केवल और केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या फर्मी इन लेवल के पास वाले इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना बात समझ में आ गई होगी लगभग। तो बट ओनली दोज इलेक्ट्रॉन इन द लेवल, वही इलेक्ट्रॉन इस लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे विथ एनर्जी रेंज, जो एनर्जी रेंज के बी रखते हैं। यानी फर्मी एनर्जी के पास जो जिनकी एनर्जी है केवल वही इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वही केवल थर्मल एक्साइटमेंट में आएंगे और हायर अदर स्टेट में जाएंगे और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर क्या होता है ये मैंने पहले भी लेक्चर करके आपको बता दिया है। फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू केवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 और जूल अपान केल्विन होता है। और ये फर्मी टेम्परेचर है। ये क्या है? फर्मी टेम्परेचर है। फर्मी टेम्परेचर को आपको मालूम है TF से रिप्रेजेंट करते हैं। करें द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर लेवल कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी बिकॉज द लेवल एबव देम आर ऑलरेडी फिल्ड। कह रहा है कि जो फर्मी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के नीचे के लेवल सारे बिल्कुल कंप्लीटली फील्ड होते हैं, ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड होते हैं और उसके ऊपर के जितने भी लेवल होते हैं फर्मी टेम्परेचर के ऊपर या फर्मी लेवल के ऊपर वो सारे अनफील्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटमेंट स्टेट में आता है तो वही इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाइयर स्टेट में। द नंबर ऑफ द टॉप इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर ओनली द फ्रैक्शन। तो कह रहा है केवल वही इलेक्ट्रॉन टॉप मोस्ट में यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो इस टेम्परेचर का फ्रैक्शन होगा ऑफ द टोटल का। ठीक है,
इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तक सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब क्या जा रहे हैं, फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और कौन जाता है, जो फर्मी एनर्जी के पास रहता है, यानी कि फर्मी लेवल के जो पास रहता है, फर्मी लेवल के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, बहुत इधर सबके नहीं जाते हैं, जहाँ के बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, जिनके बिल्कुल भरे हुए हैं ऑर्बिटल, विच आर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इज गिवन एज, ये केवल यही फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखना यही। अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो रूम टेम्परेचर पर कितना टेम्परेचर होता है, 300 केल्विन होता है। अब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो KBT हो जाएगा। K की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 और T की वैल्यू 300 सॉल्व करोगे तो 414 और इंटू 10⁻⁻23 जूल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे और 0.05258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लिख सकते हैं। द एनर्जी रेंज फ्रॉम 1.53 टू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द डिफरेंट मेटल, ये याद रखना बेटा। डिफरेंट मेटल के लिए जो फर्मी एनर्जी का रेंज होता है वो यही होता है। फर्मी एनर्जी का जो रेंज होता है 1.53 टू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल को लें, जैसे कि हम सीजियम वगैरह लें, तो उसके लिए हम फर्मी एनर्जी की अगर देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हम स्मॉल फ्रैक्शन अगर देखें, स्मॉल फ्रैक्शन देखें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सीजियम नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। तो स्मॉल फ्रैक्शन अगर हम देखें इसका, तो ये वैल्यू आई है 0.025 और ये वैल्यू आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 5, तो इसको हम डिवाइड किए तो 0.05 आ गया। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज देखें, जितना पार्टिकल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जितना परसेंट यहाँ पर हम देखें पार्टिसिपेट कर रहा है 0.5% आ जाएगा। तो दैट इज़ द लेस नंबर 1% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इवन द हाइयर टेम्परेचर। कह रहा है हाइयर टेम्परेचर पर अभी तक क्लासिकली क्या देख रहे थे, हर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर ले रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब केवल और केवल 1%, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केवल 1%, यानी कि जो फर्मी एनर्जी के पास वाले इर्द गिर्द वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, केवल वही हाइयर टेम्परेचर को या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटमेंट स्टेट में आएंगे और उन वैकेंट प्लेसेस पर चले जाएंगे। केवल और केवल 1% इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, याद रखना ये बात भी, केवल 1% इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब द एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 3/2 KBT। तो अब इस वैल्यू को भी हम लोग सही कर लेते हैं। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 किलो मोल, तो हम 1 किलो मोल सब्सटेंस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो ये 3/2 KBT है, और फर्मी एनर्जी ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस फार्मूला विल बिकम्स, ये आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा, U इज इक्वल टू 3/2 KV² और TF² Na/EF। दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, या कह सकते हैं ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं, आप स्पेसिफिक हीट यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें। इसका हम U के रिस्पेक्ट में T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dt आ जाएगा 3/2 KV² Na 2TF/EF। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, KV² Na हो जाएगा, TF हो जाएगा और EF हो जाएगा। यहाँ से KB को यहाँ में से एक यहाँ पर रख लिया हमने और Na को यहाँ पर है रखा है, और यहाँ एक KB बचा हुआ है तो एक KB यहाँ पर कर लिया हमने, और TF ये बचा हुआ है और EF हो गया। 3 यहाँ पर ऐसे ही बचा हुआ है, और KB और Na को हमने R लिख दिया है। क्या लिख दिया है? R, ये है R हमारा, और KBTF/EF हमने यहाँ पर एज इट इज रख लिया है। याद रखना कि यह फार्मूला हमने ऐसे ही प्रूव किया है, और एक फार्मूला और है इसका, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द, किसका फार्मूला है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन का है। किसके कंट्रीब्यूशन का है? ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है ये भी, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
इससे मिलने वाली जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखा मैंने कितना परसेंट हुआ था डेविएट, कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए थे, 0.05। तो हमने ये देखा 0.015 आर आ गया। अब ये क्या है कि कह रहा है कि 10 लेस देन 1% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, कह रहा है, ये बता रहा है कि केवल और केवल 1% जो होता है ना, उससे भी कम, उससे भी बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो बाहर से हीट मिल रही है मेटल को, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक हीट बना रहे हैं। और वो स्पेसिफिक हीट किस फार्मूले से बनाते हैं, वो इस फार्मूले से बनाते हैं, इस फार्मूले से बनाते हैं, π²/2 kT/EF × R इज। और वो जो स्पेसिफिक हीट बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, वो 10⁻⁻²/R। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बना रहे हैं, 1/100। R को डिवाइड करो, R की वैल्यू को डिवाइड करोगे 100 से, ये बहुत ही माइन्यूट वैल्यू आई, बहुत माइन्यूट वैल्यू आई। दिस इज़ द नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एटॉमिक लैटिस कंट्रीब्यूशन ऑफ 3R। 3R से ये वैल्यू बहुत कम आई, जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करके, इसीलिए ये जो फार्मूला है या ये जो वैलिडेशन चेक हुआ ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है। इट इज़ द ओनली एट टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ केल्विन। कह रहा है कि 10⁴ केल्विन पर ये जो टेम्परेचर का ऑर्डर है, ये केवल ये बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इज द कंपेरेबल विद द लैटिस ही नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बताना क्या चाह रहा है आपको, ये क्या बताना चाह रहा है कि यह केवल 10⁴ केल्विन धातुओं के धात्विक बिंदु से परे ही नहीं है, उसी के क्रम में एक ऐसा तापमान है कि इलेक्ट्रॉनिक जो लैटिस कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक लैटिस कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ कंपेरेबल भी है ये, उसके साथ कंपेरेबल भी है ये भी याद रखना। अब यहाँ पर क्या है कि एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पर कह रहा है कि हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाता है लैटिस कंट्रीब्यूशन से। बहुत कम ताप पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन लैटिस कंट्रीब्यूशन से एक्सीड कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसिफिक हीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होता है वो T के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, T के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट CVE जो है वो टेम्परेचर T के प्रोपोर्शनल होता है, या CVE इज इक्वल टू AT के बराबर होता है, ये बराबर होता है। जबकि एटॉमिक स्पेसिफिक हीट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू, एटॉमिक जो स्पेसिफिक हीट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू डीबाई के अकॉर्डिंग होता है, डीबाई लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और डीबाई लॉ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डीबाई लॉ होता है CV प्रोपोर्शनल टू T⁻3 या CV इज इक्वल टू BT⁻3, ये होता है डीबाई लॉ, ये होता है। यानी कि एटम का स्पेसिफिक हीट ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ये होता है एट द टेम्परेचर नियर द एब्सोल्यूट जीरो। कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल जो होती है वो एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड प्रोपोर्शनल टू T ही होता है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शनल टू T ही होता है। ये और क्या ऑब्जर्व किया गया कि मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल है वो ऑब्जर्व क्या किया गया कि वो प्रोपोर्शनल टू T होता है, CB प्रोपोर्शनल टू T ही होता है। दस वेरीफाइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को अब हम वेरीफाई करें तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स सही पाया गया। और अगर वो सही पाया गया तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू CB यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3 kV² Na/EF × T। और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम A मान रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को A मान रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को A मान रहे हैं, तो देखो ये क्या मिलेगा, CVE यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू AT। जो हमने स्टेटमेंट में लिखा वो स्टेटमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया। और हमने एक और स्टेटमेंट लिखा है कि CV इज इक्वल टू VT³। अब देख लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन का अगर हम देखें तो वो कितना होता है लैटिस कंट्रीब्यूशन का स्पेसिफिक हीट, वो हमने कहा था कि BT³ होता है, BT³ होता है। अब देख लो यहाँ पर
BT क्यूब होता है, यानी कि फेमस डिवाइला है ये फेमस डिवाइला है। और T क्या है, डिवाई टेम्परेचर है। अब अगर हम टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम देखें, टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम देखें तो CV इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लैटिस कंट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 80 होता है, लैटिस कंट्रीब्यूशन 80⁻³ होता है। तो अब हम इस यहाँ पर एटम का टोटल स्पेसिफिक हीट पा गए। और अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लैटिस कंट्रीब्यूशन देखें तो एक ग्राफ ये मिला हमको, एक ग्राफ ये मिला हमको, और एक ग्राफ हमको ये मिला, जो कि क्या है, ये स्पेसिफिक, ये क्या है, CV, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर आप डिवाइला वाला देखेंगे, डिवाइला वाला देखेंगे तो एटम का जो टोटल, यानी कि लैटिस वाला है, ये लैटिस का है, ये नहीं लैटिस का तो ये है, सॉरी लैटिस का ये है। लैटिस का अगर आप देखेंगे, लैटिस का आप देखेंगे, पहले लैटिस का देखो, आप लैटिस का देखेंगे तो क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लैटिस कंट्रीब्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका शार्पनेस होगा, इसका बहुत ज़्यादा शार्पनेस होगा, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा शार्पनेस होगा। और टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन देखेंगे, चाहे वो लैटिस कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हो, तो ग्राफ ये मिलेगा आपको, कुछ ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये ग्राफ मिलेगा। लेकिन सोचो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम T कॉमन ले लें, इस इक्वेशन में T कॉमन ले लें, तो हमने वही किया, CV इज इक्वल टू AT और प्लस VT⁻³ है। तो CV और T कॉमन कर लिया, VT⁻², और T कॉमन कर लिया तो A प्लस BT² हो गया, CV की बाई T कर लिया। अब एक एक्सिस पर हमने CV/T कर लिया और यहाँ पर हमने T² कर लिया, T²। अब एक ऐसा एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मान लो एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी मान लो वो M हो गया। तो अब M के बीच में और इसको मान लो हम N मान लें, M और N के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन में देखो यहाँ पर A आया है, एक कांस्टेंट रेजिड्यू कांस्टेंट आया है, उसको हम यहाँ पर A से लिख देंगे, ये A है। और ये CV/T A प्लस VT का स्क्वायर है, जो कि आज का लेक्चर में अब यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, जो है एवरेज फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।